हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज। और क्या होगा यदि हम धरती से ट्रेवल कर मार्स की सतह पर कदम रखते हैं और अचानक हमारा सामना एलियन से हो जाए? क्या वो हमसे दोस्ती करेंगे या वो हमें बंदी बनाकर मार डालेंगे? ये एक बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। इसके अलावा यदि आप हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो आप इन्हें तो जरूर जानते होंगे। जी हाँ, ये वही एस्ट्रोनॉमर हैं जिन्होंने नासा की लैब से मून रॉक्स को चुरा लिया था और इन्हें चुराने के पीछे का कारण इन्होंने अपनी प्रेमिका को बताया। यदि आप इनके पीछे की स्टोरी को जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इनके अलावा मैं आपके लिए और भी बेस्ट फैक्ट लेकर आया हूँ जिन्हें आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। लेकिन उससे पहले नीचे जो आपको लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे काले रंग में बदलकर बेल आइकन जरूर प्रेस करना। दोस्तों, साइंस एंड फैक्ट सीरीज के 5th एपिसोड में मैंने आपको ब्रह्मांड के दूसरे सबसे खतरनाक ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था। लेकिन क्या आप ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक गैलेक्सी के बारे में जानते हैं? वो गैलेक्सी है NGC 6946, जिसे फायरवर्क्स गैलेक्सी के नाम से भी जाना जाता है। पर यह गैलेक्सी ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक गैलेक्सी क्यों है? इसके पीछे का सीधा सा कारण है इस गैलेक्सी में होते सुपरनोवाज की संख्या। खगोलविदों ने इस गैलेक्सी में सीधे तौर पर 10 सुपरनोवाज को ऑब्जर्व किया है और 300 से अधिक सितारों के मलबे को, यानी यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में सुपरनोवाज होते हैं। अब यहाँ पर आप कल्पना कीजिए कि हमारी धरती जैसा कोई प्लेनेट इस गैलेक्सी में मौजूद हो तो उस प्लेनेट का आखिर क्या हुआ होगा, क्योंकि एक सुपरनोवा ही अपने लाखों प्रकाश वर्ष के दायरे को हिलाकर रख देता है और इसी कारण इसे ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक गैलेक्सी माना जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको धरती से करीब 1 करोड़ 20 लाख लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन में स्थित गैलेक्सी मेसियर 82 के पास ले जाने वाला हूँ। बात है 3 अप्रैल साल 2010 की, जब यूनाइटेड किंगडम के यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की ऑब्जर्वेटरी के द्वारा वहां के रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स ने M82 गैलेक्सी से आते स्ट्रॉन्ग रेडियो सिग्नल्स को ऑब्जर्व किया। आपको बता दूं कि जब हमें दूर किसी गैलेक्सी से सिग्नल्स रिसीव होते हैं तो वे 1 से 2 हफ्तों तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और फिर धीरे धीरे वीक होने लगते हैं। लेकिन इन सिग्नल्स के साथ ऐसा नहीं हुआ। वे सिग्नल्स काफ़ी लंबे समय तक स्ट्रॉन्ग बने रहे। शुरुआत में यह माना गया कि ये सिग्नल्स इस गैलेक्सी के सेंटर में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल से आ रहे हैं, पर और गहराई से अध्ययन करने पर हमें पता चला कि ये सिग्नल्स उसके सेंटर से तो बिल्कुल नहीं आ रहे थे। और फिर आगे चलकर एक और थ्योरी पेश की गई कि ये सिग्नल्स वहाँ मौजूद किसी माइक्रो क्वेजार से आ रहे होंगे, परंतु आगे की स्टडी से इस थ्योरी को भी नकार दिया गया, क्योंकि खगोलविदों ने ऑब्जर्व किया कि इन सिग्नल्स में बेहद ही स्ट्रॉन्ग रेडियो वेव्स तो हैं, पर एक्स रेज बेहद ही ज़्यादा वीक हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि माइक्रो क्वेजार से आने वाले प्रत्येक सिग्नल्स में रेडियो वेव्स के साथ साथ एक्स रेज भी बेहद ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मात्रा में मौजूद होती हैं। और अंत में ये माना गया कि ये माइक्रो क्वेजार एक ऐसे जाल या एनवायरनमेंट में फंसा है जो अपने अंदर से एक्स रेज को बाहर नहीं आने देता। फिलहाल इस सिग्नल के बारे में हम बस इतना ही जानते हैं और आज भी यह सिग्नल हमारे लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। 20 जुलाई साल 1969 को जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने पहली बार चांद की सतह पर अपना कदम रखा था, तब ऐसा करने वाले वे धरती के पहले जीव थे। इन दोनों एस्ट्रोनॉमर्स ने वहां 100 से भी ज़्यादा चीज़ों को छोड़ा था, जिनमें शामिल थे एक सिक्के के आकार का सिलिकॉन डिस्क जिस पर लिखा था फ्रॉम द प्लेनेट अर्थ, जुलाई 1969। इन अपोलो मिशंस के दौरान वहां अमेरिकन फ्लैग्स भी छोड़े गए थे। साथ साथ में वहां मिरर जैसी ऑब्जेक्ट्स भी छोड़ी गई थी, जिन्हें हम लेजर रेंजिंग भी कहते हैं। इनके अलावा वहां हैमर, स्कोप्स, टीवी कैमराज, मून म्यूजियम, गोल्डन प्लेनेट, एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा खेली गई 2 गोल्फ बॉल्स, मून व्हीकल्स, एक स्वर्ण पट्टी, एक यादगार तस्वीर और कई स्पेस लैंडर वहां छोड़े गए थे। और इन सबको मिलाकर इनका वजन बैठता है
तकरीबन 1,87,400 किलोग्राम के बराबर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके उलट चांद की सरफेस की स्टडी करने के लिए वे करीब 380 किलोग्राम मून रॉक्स को धरती पर लेकर भी आए थे। लेकिन अब आप कहोगे कि भाई इस फैक्ट में क्या खास था? तो दोस्त, कहानी तो अब शुरू होगी। बात है साल 2002 की, जब नासा में एक अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम है फ्रेड रॉबर्ट काम करता था। इसने एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए करीब 17 पाउंड्स ऑफ मून रॉक्स को चुरा लिया था, यानी कि करीब 300 किलोग्राम से भी ज़्यादा चांद से लाए गए पत्थरों को उसने नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर से चुरा लिया था। Why did you do it? I mean, the simple answer is to say that I did it for love. I did it because I wanted to be loved. I wanted someone to know that I literally cared about them that much and to have the symbol there to remind them of it. लेकिन उसने यह काम अकेले नहीं बल्कि अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर किया था और फिर उन्होंने इन मून रॉक्स को ब्लैक मार्केट में बेचना भी चाहा, पर वे पकड़े गए और उन्हें करीब 8 साल की सज़ा हुई। लेकिन यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि जब वे सज़ा काट कर बाहर आए तब उन्होंने एक साइंटिफिक थ्योरी की खोज भी की और इसी थ्योरी की मदद से हम अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसे सवाल की ओर लेकर जाने वाला हूं जिसका जवाब तो शायद धरती के किसी भी जीव के पास नहीं होगा, और वो सवाल है कि यदि हम किसी दूसरे प्लेनेट पर जाते हैं और हमारा सामना वहां किसी दूसरी दुनियाओं के जीव से हो जाता है, अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? क्या हम उन्हें मारेंगे या उनसे दोस्ती करेंगे? ये एक बेहद ही डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, परंतु इसका जवाब जानने से पहले क्या आप पूरी तरह श्योर हैं कि हमारा सामना उनसे हो ही जाएगा? बिल्कुल नहीं दोस्त, जाहिर सी बात है कि हम किसी अदर प्लेनेट पर तभी जा रहे हैं जब हमने उसके ऑर्बिट, ग्रेविटी और उसके एनवायरनमेंट की पूरी तरह से पढ़ाई कर ली है। जैसा कि आप हमारे चांद को ही देख लीजिए। जब मानव सभ्यता ने चांद पर पहली बार कदम रखा था तो उससे पहले ही हम चांद पर अपने रोवर्स भेज चुके थे और हमने कंफर्म कर लिया था कि चांद पर कोई एलियंस मौजूद नहीं है और मंगल ग्रह के साथ भी ऐसा ही है। आज हमारे रोवर्स मंगल ग्रह की सतह पर घूम रहे हैं, उसको ऑर्बिट कर रही हैं और मार्स की कई जानकारियों को हमें भेजकर बता रही हैं कि मार्स पर एलियंस नहीं हैं। तो हमारे वहां जाने पर और एलियंस से मिलने के चांस ना के बराबर हो जाते हैं। पर ये तो रही पहली कंडीशन। दूसरी नज़र से हम देखें और मान लेते हैं कि वहाँ मौजूद एलियंस रोवर की नज़र में नहीं आ रहे, या हम जब वहाँ पहुँचते हैं तभी एलियंस भी दूसरे ग्रहों से मार्स पर पहुँच जाते हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? दोस्त, इसके आगे की सिचुएशन उनके और हमारे डर, व्यवहार, नज़रिए पर डिपेंड करेगी और हम आज तक अदर प्लेनेट की सिविलाइजेशन को एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, तो हम उनके व्यवहार के बारे में तो कुछ भी नहीं जानते। एलियंस अच्छे होंगे या बुरे होंगे? आखिर वे कैसे दिखते होंगे? वो क्या खाते होंगे और क्या पीते होंगे? ऐसे ढेर सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए और यकीन मानिए आपके अंदर मौजूद एलियंस की अवधारणाएं गलत साबित हो जाएंगी। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं या हमसे दोस्ती करना चाहते हैं तो इस लोगो पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं मिलता हूं आपसे इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।